नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। नोएडा का ट्विन टावर जो सुपरटेक कंपनी ने बनवाया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट एक साल पहले फैसला, करीब एक साल 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इसको गिराया जाए। उसको लेकर तैयारियां हुई, कई बार तारीखें आई, लेकिन जो तैयारी थी वो बहुत ठीक तरह से नहीं हो पाई। लेकिन अब तैयारी पूरी कर ली गई है इसको गिराने की और 21 अगस्त को इसको गिराया जाएगा। लेकिन सवाल यही है, अभी ऐसे कितने टावर है जो नियम के खिलाफ बन जाते हैं और परेशान होती है आम जनता, जो उसमें पैसा लगाती है और उसके बाद अपने पैसे के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है, जैसे इसमें भी होना पड़ा। इसी पर आज हम बात करेंगे। अभी बहुत से टावर बाकी। इक्कीस अगस्त को यूपी की सबसे बड़ी दो इमारतों को विध्वंसक लगाकर जमींदोज कर दिया जाएगा। लगभग 3,500 किलो विध्वंसक का इस्तेमाल इन इमारतों को जमींदोज करने के लिए किया जाएगा। ये इमारतें सुपरटेक बिल्डर ने नोएडा के सेक्टर 93 में एपेक्स और सियान नाम से बनाई थी। यूपी में ट्विन टावर के नाम से फेमस दोनों टावर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अवैध घोषित कर दिया है। यूपी में यह पहला मौका होगा जब इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में एपेक्स और सियान ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत से टावर और बिल्डिंग्स हैं जो अवैध हैं। अवैध निर्माण पर सवाल अनगिनत हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे। समय समय पर सरकार अवैध निर्माण पर वार करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये गगनचुंबी इमारतें अवैध तरीके से तैयार कैसे हो जाती हैं। इनकी तैयारी करने में क्या सिर्फ बिल्डर दोषी है? हमारा कोई दोष नहीं। क्या सिस्टम कसूरवार है? क्या सिस्टम कसूरवार नहीं? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 93 पर स्थित सुपरटेक के अवैध ट्विन टावरों के अंदर विस्फोटक रखने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होनी थी, लेकिन पुलिस से एनओसी न मिलने के कारण टावरों में विस्फोटक लगाने का काम नहीं शुरू हुआ था। अब नोएडा पुलिस ने टावर में लगने वाले विस्फोटक को लाने की एनओसी दे दी है। इसका मतलब अब बहुत जल्द ट्विन टावर जो है उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने टावर हैं। का जो फैसला है ये करीब एक साल पहले 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था इसको ध्वस्त करने का। हालांकि देर बहुत हो गई, तैयारी भी करनी होती है और कई तारीखें भी आई इसको गिराने की, लेकिन कई बार तैयारी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब पूरी तैयारी कर ली गई है। एनओसी मिलने का जो काम है वो भी पूरा हो गया है और 21 अगस्त को कहा जा रहा है इसे गिरा दिया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसे कितने टावर, कितनी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो बनकर तैयार हो जाती हैं, जिसके बाद जो बायर्स होते हैं उनको परेशान होना पड़ता है। बायर्स पैसा जमा कर देते हैं बिल्डर्स के पास, कई लोग एग्रीमेंट कर देते हैं, कई लोग बैंक से लोन लेते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं लोन के जरिए इसे खरीदते हैं और इनके इंस्टॉलमेंट भी शुरू हो जाती हैं, डिपॉजिट भी हो जाता है। और जब रहने की बारी आती है कि जब बिल्डिंग तैयार है बनकर, उसके बाद बीच में ही पता चलता है कि ऐसा मामला सामने आया है, बिल्डिंग जो है वो अवैध है। ऐसे और भी मामले सामने आए हैं, लेकिन टावर गिराने का ये पहला मामला है। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर बिना तैयारी के लापरवाही किसकी मानी जाए कि इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब उसे गिराया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत के मामला सामने आया था, लेकिन अब ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं, कितने और बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने तमाम ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बुलडोजर चला रही है जो अवैध निर्माण है,
लेकिन जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई भी क्या अब होगी? उसी पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एलडीए से जुड़ गए हैं शबी हैदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबी साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, अब जो मामला सामने आया है सुपरटेक का, काफी पुराना मामला है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, उसके बाद आदेश हो गया, अब इसे गिराया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसे तैयारी कैसे हो जाती है, और मिली भगत का मामला बाद में सामने आता है कि नोएडा अथॉरिटी किसमें मिली भगत सामने आई, और कहा जा रहा है ऐसी बहुत सी इमारतें हैं उत्तर प्रदेश में जो इस तरह से बनाई गई हैं। क्या भी माने कि उन पर भी गाज गिरना तय है? मेरे ख्याल में मैं 37 साल इस डिपार्टमेंट में रहा हूँ, विकास प्राधिकरण में, और मैंने देखा है कि कोई छोटा सा मकान भी अगर बनता है तो वो इलाके के जेई और ए के बिना मर्जी के नहीं बनता है। और इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर बनी है तो इसमें जेई ए का मिली भगत नहीं है, इसमें ऊपर तक लोग, ऊंचाई तक लोग मिले हुए हैं और तब ये बन पाई है। जहां तक मेरी नॉलेज में है, ये लॉन था, ग्रीन पार्क था उस एरिया का, उस कॉलोनी का, जिसमें इन्होंने बाद में डिजाइन किया और दो ये बिल्डिंग्स को स्काई लेपर्ड जो कहलाती है, ये गगनचुंबी इमारतें दो इन्होंने खड़ी कर दी बना के वहां पे। अब क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां पर इसको सुनवाई हुई, इसलिए टूट रहा है। तो अब ये टूटेगा तो है ही अवश्य, लेकिन बाकी बिल्डिंगों में यह है कि अगर डिपार्टमेंट के लोग इनिशियली उस पर अंकुश लगा दें और कठोर कार्रवाई शुरू में ही कर दें तो ये इनका हौसला नहीं बढ़ सकता और जो भ्रष्टाचार है वो भी कम होगा। इसके लिए उच्च अधिकारियों को इनिशिएटिव लेना होगा कि वो इनिशियली ही इन बिल्डिंगों को ना बनने दें, और अगर ये बनती है तो फिर इसी तरह की ये एक समस्या है और बहुत सी समस्याएं सामने आएंगी। शबी जी, आप मानते हैं कि विभाग की मिली भगत जो अधिकारी हैं उनके बिना ये संभव नहीं है? इतनी बड़ी बिल्कुल संभव नहीं। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, अगर एक छोटा सा मकान भी आप एक 200-250 गज में कोई अपना मकान बनाना चाहेंगे, वो भी नहीं बन पाएगा बिना जेई और एई की मर्जी के, जो इलाके का होता है। तो ये तो इतनी बड़ी बिल्डिंग 40 मंजिल वाली बिल्डिंग और 2 बिल्डिंग बन गई, तो इसमें जेई एई नहीं, इसमें बहुत ऊंचाई तक लोग, मैं तो कह सकता हूँ शासन के लोग भी इसमें शामिल होंगे, वहां तक इसमें मिली भगत होगी। शबी जी, सीधा नुकसान इसमें किसको उठाना पड़ता है? आम जनता को, जो पैसा जमा कर देता है अपनी गाढ़ी कमाई से, वो डिपॉजिट कर देता है, इंस्टॉलमेंट देता जाता है, उसे लगता है बहुत जल्द ये इमारत तैयार हो जाएगी और यहाँ पर अपना आशियाना होगा, लेकिन बीच में अचानक से ऐसा सामने जब मामला आता है तो उनके लिए एक बड़ा झटका है। नहीं, जिन लोगों का पैसा लगा है नेचुरली उनका तो बड़ी गाढ़ी कमाई है, उनकी तो पैसा लगा ही है इसमें, लेकिन इसमें राष्ट्रीय संपत्ति का भी एक नुकसान है। एक आपने 2 बड़ी बिल्डिंग 40-40 मंजिल की आपने खड़ी कर दी, अब उसको गिरा दिया जाएगा जिसका कोई यूज नहीं होगा समाज के लिए, और आपकी प्रॉपर्टी बनी और खत्म हो गई। तो अगर आप देखा जाए तो ये राष्ट्रीय हानि है किसी तरह से संपत्ति की। उन लोगों का नुकसान तो नेचुरली है जिन लोगों ने, बेचारों ने पैसे जमा किए हैं अपने मकान इस उम्मीद के साथ कि उनको मकान बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कंट्रोलिंग अथॉरिटीज की है जिन्होंने ये बनने दिया और अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनके तैयार हो। तो कह सकते हैं कि इसके बाद कई सारे ऐसे बिल्डर्स हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स हैं, ऐसी सोसाइटीज हैं जो मानक के अनुरूप खरी नहीं उतर पाती, और अक्सर जो विभाग है वो भी डर के मारे कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनकी कई सारी सोसाइटीज चल रही हैं, तो एक डर रहता है विभाग को भी कि इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो इनके संबंध हैं बहुत रसूखदार लोगों से हैं, नेताओं से भी हैं, सभी से हैं। शबी जी, पैसे का खेल है ये, और इसमें काफी बड़े बड़े लोग शामिल हैं,
कोई छोटा मोटा बिल्डर्स का आप नाम लें उसने ये काम कर दिया हो, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत लोग सम्मिलित होते हैं, तभी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनकर तैयार होती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में देखा छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर ने जिन्होंने 2-2 4-4 मंजिल के मकान बनाने से शुरू किए थे, वो बाद में बड़े बड़े बिल्डर्स बन गए। गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद में एक शालीमार गार्डन हुआ करता था, वहां से ही शुरू हुई, फिर वैशाली पहुंचे, फिर इंदिरापुरम पहुंचे, फिर ये दूर दूर मुरादाबाद और लखनऊ और कहाँ कहाँ तक ये लोग पहुंच गए। अब तो सुना बेंगलोर तक भी चले गए हैं। तो ये पूरा पैसे का खेल है, इसमें पैसा बहुत मात्रा में इन्वॉल्व है और सोसाइटी के बहुत सारे वर्ग इसमें शामिल हैं, जिसमें नाम लेना सही नहीं होगा मेरे लिए। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे सर। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डीके त्रिपाठी हैं, पर्यावरणविद हैं, समाजशास्त्री हैं। सर स्वागत है आपका। इसके अलावा मुनेंद्र शर्मा संवाददाता हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी के पास आएंगे, उससे पहले मुनेंद्र के पास आएंगे। मुनेंद्र, काफी वक्त से इंतजार था लोगों को कि ये टावर जो है कब गिराया जाएगा। इसके अलावा जो आसपास के जो इलाके हैं, रेजिडेंशियल सोसाइटी जो है, वहां के लोगों ने एतराज भी जताया था कि इसके धमाके से गिरने से उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं मुनेंद्र? मुनेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मुनेंद्र, आप ही से सवाल है। जी, आपने बताया जैसे कि अभी जो रेजिडेंट्स के एतराज की बात है, तो जो नोएडा अथॉरिटी अभी प्लानिंग कर रही है वहां पर इस बिल्डिंग को तोड़ने की, तो पूरे चांसेस है 1% भी कहीं हल्की सी भी चूक हुई तो इसके दोनों तरफ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दूसरे अपार्टमेंट सोसाइटीज हैं जो किसी भी समय गिर सकते हैं अगर हल्की सी भी चूक हुई तो नोएडा अथॉरिटी पूरी संभावना देख रही है कि किसी तरीके की कोई दुर्घटना तो नहीं हो सकती या कोई ऐसी चीज जो कि किसी जनहानि या अनहोनी के रिगार्डिंग हो, तो उसके लिए बार बार नोएडा अथॉरिटी इस चीज को ट्राई कर रही है। लेकिन जो रेजिडेंट्स हैं उनके ऑब्जेक्शन इसमें हैं। रेजिडेंट्स बार बार यही कह रहे हैं कि कोई ऐसी दुर्घटना उनके साथ ना हो जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिससे कि उनकी बिल्डिंग से उनके फ्लैट को नुकसान हो, तो उनका ऐतराज देखा जा रहा है। मुनेंद्र, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहा गया है पूरी सुरक्षा के साथ पूरी तैयारी की गई है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना है, आसपास के लोगों को कोई डरना नहीं चाहिए, तो लोगों में डर बना हुआ है, फिर वो जो विश्वास जताया जा रहा है, दिलाया जा रहा है उन लोगों को, उनको लगता है सब कुछ ठीक है? नोएडा अथॉरिटी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर रही है बिल्डिंग को कवर करने की भी, और जब ये ब्लास्ट किया जाएगा उस समय इन रेजिडेंट्स को थोड़ा दूर करने की भी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट है, तकरीबन 3500 किलो विस्फोटक इसमें लगाया जाएगा और कोई हल्की सी भी चूक अगर होती है तो जनहानि हो सकती है, तो लोगों को डर है अपनी प्रॉपर्टीज के टूटने का, अपनी चीजों के खराब होने का डर तो है उनसे। मुनेंद्र, इसको लेकर तैयारी क्या की गई है? जी, जो ये बिल्डिंग है, इसकी जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके चारों तरफ जो फाइबर और लोहे के कंटेनर से इसको कवर कर दिया जाएगा, जिससे कि अगर कोई भी लेंटर का या किसी भी कंक्रीट का टुकड़ा अगर बाहर निकलता है तो उस जो लेयर है उसी के अंदर वो गिर जाए। दूसरा, इसको इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाएगा कि सारी बिल्डिंग अंदर की तरफ गिरे, ना कि बाहर की तरफ गिरे। पूरी कोशिश अथॉरिटी की यही है कि कहीं भी कोई भी कंक्रीट का टुकड़ा बाहर की साइड में ना गिरे। आप बने रहिए मुनेंद्र, आपके पास लौटेंगे। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लॉ प्रोफेसर सतीश पांडे हैं लखनऊ से। सर स्वागत है आपका। डीके त्रिपाठी जी के पास आएंगे। डीके त्रिपाठी जी, कैसे देखते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, लापरवाही मानेंगे या जानबूझकर आपने जल्दबाजी में किया है? बड़ा अच्छा सवाल और बहुत गंभीर चर्चा कराने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पैनल में हमारे भाई प्रोफेसर पांडे जी हैं, ला के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, संविधान की अच्छी जानकारी है आपकी, पैनलिस्ट बहुत अच्छे हैं, चर्चा बहुत अच्छी है। सवाल यह है कि ये बिल्डिंग अगर गिराई जाएगी तो क्या उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण या संवर्धन हो जाएगा? क्या बिल्डिंग गिराने मात्र से
पर्यावरण विशुद्ध हो जाएगा। आज इस देश में एक गिलास पानी स्वच्छ और एक गिलास दूध बिना मिलावट का हम नहीं दे पा रहे हैं अपने देश की जनता को, और दावे बहुत बड़े बड़े। हम इस बिल्डिंग को गिराए जाने के पक्ष में नहीं है। माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए उनके आदेशों की बिना अवहेलना किए हम ये कहना चाहते हैं कि वे लोग जो दोषी हैं इस बिल्डिंग को बनाए जाने के लिए, उनको पहले दंडित किया जाना चाहिए और बहुत सख्त दंडित किया जाना चाहिए। कानून का खौफ या कानून का भय या कानून का आदर या कानून का सम्मान नहीं कर रहे लोग, ना ही नेता, ना ही प्रशासनिक अधिकारी और ना ही जनता, हम सब बराबर के दोषी हैं। आज पर्यावरण की जितनी स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हमें कहने में बड़ा कष्ट हो रहा है कि 2 करोड़ पौधे लगे, क्या वो सारे पौधे आज जीवित हैं? नहीं। सवाल है कि नियम बना देना और नियम का अनुपालन कराना, यह बहुत मुश्किल और बहुत चुनौतीपूर्ण सवाल है, और इस पर हमारे संविधान के विशेषज्ञ पांडे जी जरूर बताएंगे कि क्या कानून का पालन किया जा रहा है या कानून का पालन संभव है, या ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या जो बड़े बड़े बिल्डर हैं वो कानून को क्यों नहीं मानते हैं? आखिर किसके आदेश या निर्देश से ये बिल्डिंग बनी? उनकी क्या जिम्मेदारी थी? उनकी क्या जवाबदेही थी? सामान्य जनता तो आज भी इस उम्मीद में है कि कानून का पालन अगर होगा तो उन्हें भी राहत मिलेगी। ये सवाल बहुत हमारे सामने ज्वलंत है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बिल्डिंग को गिराया जाए या नहीं। माननीय न्यायालय का आदेश है, गिराया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ना किसी प्रकार का कोई विवाद है, ना किसी प्रकार का सवाल है। लेकिन आगे से किसी भी बिल्डिंग को बनाए जाने के पहले उसके नियमों का पालन सुनिश्चित होगा या नहीं? अगर सुनिश्चित नहीं होगा तो जिम्मेदार कौन है? पहली बात। दूसरी बात यह कि 1000-1200-1500 स्क्वायर फीट का यदि हम मकान बनाते हैं तो हमारे लिए इतने सारे नियम हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे जैसा कि अभी बताया एक पैनलिस्ट ने कि 1000, 2000, 5000, 10,000 हम मकान बनाते समय आए हुए इंजीनियर को देते हैं और अपने मुताबिक मकान बना लेते हैं। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सभी इंजीनियर्स का, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सभी इंजीनियर्स के मकान का नक्शा आप मंगा लीजिए और उनके मकान का स्थलीय परीक्षण न्यायालय करा ले। क्या उसी नक्शे से उनका मकान बना है? यदि उनके नक्शे से बना है तो जो है हम आपको मान जाएंगे। सब लोगों ने नक्शा के बयान जाकर के अपना मकान बनाए हैं और पर्यावरण का कोई ख्याल हमारे वो जो माननीय हैं या हमारे जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं वे ही उस कानून का अनुपालन नहीं करते हैं। सामान्य जनता की तो बड़ी दूर की बात है। ये सवाल है कि पहले हम गांधी जी के उन आदर्शों को पहले हम स्वयं करें, अपने जीवन में उन नियमों और कानून को अमल में ले आए जिनका के अनुपालन हम सामान्य जनता से कराना चाहते हैं। डीके त्रिपाठी जी, ये माने कि जो आम लोग हैं, आम जनता है, जो छोटा सा मकान घर बनाती है, उसके लिए नियम अलग हो जाते हैं विभाग के, और जब कोई बिल्डर पहुंचता है नक्शा पास कराने उसके लिए नियम अलग हो जाते हैं। आप बड़े पत्रकार हैं और बड़े पत्रकारिता का बड़ा अनुभव है आपके पास। आप जानते हैं कि समाज में ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं के गठजोड़ से बड़े सवाल को बहुत चुटकी में हल कर लिया जाता है। मैं किसी पर आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना संकेत दे रहा हूं कि वे सारे कानून जो सामान्य जनता के लिए बड़े विकट और बहुत ज्वलंत होते हैं, बड़े लोगों के लिए बड़े सहज और बड़े ही जो है सरल। आपके पास लौटेंगे, सतीश पांडे जी के पास आएंगे। सतीश जी, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, इसे गिराया जा रहा है,
हालांकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी को मानना होता है, लेकिन क्या कोई और तरीका नहीं निकाला जा सकता था? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर बहुत ही सम्मान पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा। एक याचिका, जनहित याचिका दाखिल की गई सर्वोच्च न्यायालय में इसी विषय पर कि बिल्डिंग को ध्वस्त करने के बजाय कोई वैकल्पिक उपाय किया जाए, बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक उपाय किया जाए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस जनहित याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो अब तो ये बात छोड़ दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय भी अपने मत पर अडिग है कि ट्विन टावर गिराना ही होगा। कि ट्विन टावर भवन निर्माण के मानकों की अनदेखी में बनाए गए, और जैसा कि हमारे के पूर्व प्रवक्ता त्रिपाठी जी और हमारे एलडीए के इंजीनियर साहब ने कहा, इनकी बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं। ये रातों रात इतना बड़ा ढांचा नहीं खड़ा हो सकता। 40 मंजिली 2 टावर हैं, इनकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है, इसमें हजारों फ्लैट हैं और इसमें हजारों लोगों के सपने, एक आशियाने। सपने तो चूर हो गए, उनको तो भूल जाएं सतीश जी। सपने तो चूर हो गए। जिन्होंने सपना देखा था कि एक आशियाना हमारा तैयार होगा, पैसा इकट्ठा करके जमा किया था, इंस्टॉलमेंट्स दे रहे थे, उनके सपने तो कहीं गुम हो गए। नहीं, अच्छा ठीक है, सपने तो चूर हो गए। अब वो सरकार और प्राधिकरण उस ट्विन टावर को गिराएगा। गिराने के लिए बहुत ही कुशल एजेंसी रखी गई है। भारी मात्रा में उसमें विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा और पूरी कोशिश होगी कि भवन जो है सुरक्षित तरीके से एक कंट्रोल्ड वे में डिमोलिश हो। इसमें 10-15 दिन का समय लगेगा पूरे भवन के गिरने में। सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति पूरी आस्था है, पूरी श्रद्धा है, पूरा सम्मान है। माननीय न्यायालय ने मानकों के उल्लंघन पर भवन के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया। यह आदेश सर्वमान्य थे, पूरा सम्मान है आदेश का, और ऐसे कठोर आदेश का हम सम्मान करते हैं। ऐसा कठोर आदेश न्यायालय का होना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कोई दोबारा इस तरह का मानकों के उल्लंघन में कई चीजें होती हैं जो मानवाधिकारों से लेकर के पर्यावरण तक के मुद्दे उसमें शामिल होते हैं। सड़क, नाली, सीवर, हर एक चीज होता है। पावर, बिजली, हर एक मौलिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। अगर माननीय न्यायालय आवंटियों को किसी प्रकार से राहत दिला दे सुपर टैक्स बिल्डरों से, और मेरा मत है कि ये राहत उनके पैसे के वापसी के रूप में नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके लिए जो है कि एक कंपनसेटरी, उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए मकान के बदले मकान। बिल्कुल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 12% जो इंटरेस्ट है उसके साथ आपको पैसा वापस मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा मिलना चाहिए था। ना 12% की बात नहीं है, बात पैसे की नहीं है। पैसा लेकर के वो कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने भी उस सुपर टेक ट्विन टावर में अपना आशियाना लिया होगा या आशियाने का सपना संजोया होगा, जाहिर सी बात है कि वही नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव आसपास के इलाके में कार्य करते होंगे, विभिन्न सेवाओं में होंगे, विभिन्न नौकरियों में होंगे, निजी कार्य करते होंगे, सरकारी कार्य करते होंगे। रुपया लेके वो क्या करेंगे? 12%। और क्या मकान की दर 12% के ही इंटरेस्ट पर बढ़ रही है? जो वही सवाल है। जो बायर्स हैं उनका, बायर्स का गुस्सा भी है। जो बायर्स हैं, तमाम सारे लोग कोर्ट पहुंचे, वो संतुष्ट नहीं है। उनको लग रहा है कि जो पैसा मिल रहा है वो बहुत कम है,
बिल्कुल। जो मैं भी वही कह रहा हूँ, पैसा जो मिल रहा है वो बहुत कम है। ये 12% ब्याज का पैसा। और देखिए, जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो लॉन्चिंग के समय प्रोजेक्ट की कीमत जो होती है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता जाता है उसकी कीमत बढ़ती जाती है। अब सुपरटेक के आवंटियों को अब ये देखना होगा कि कहाँ कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जहां की वो कम कीमत पर, जाहिर सी बात है कि जो इसके आवंटी होंगे उनके मेहनत की पैसे की कमाई होगी, गाढ़ी मेहनत का पैसा होगा, पाई पाई जोड़ करके उन्होंने जुटाया होगा, डाउन पेमेंट भरा होगा, लोन भरा होगा। और ये जो 12% ब्याज है, लगभग इतना ब्याज या इससे थोड़ा कम ब्याज तो आवंटी अपने होम लोन के इंटरेस्ट में दे चुके होंगे। क्या मिला उनको? ये ठगे गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारा यह भी निवेदन है, इन चीजों को भी ध्यान में रखा जाए और उनके लिए ट्विन टावर के डेवलपर्स को ये निर्देश दिया जाए या ये दंडात्मक आदेश दिया जाए उनको, आप उनके लिए सुरक्षित जगह पर मानकों के अनुरूप भवन या फ्लैट बना करके उनको दें। बिल्कुल, तभी इस तरह की घटनाएं रुक पाएंगी। बिल्कुल, बायर्स की तरफ से ये अपील करनी होगी, जो बायर्स हैं उनको ये अपील भी करनी होगी कि जो फैसला सुनाया, इसके अलावा उनको और कंपनसेट कितना मिल सकता है, इस विषय में क्या सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा, ये बायर्स की तरफ से अपील करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप सभी मेहमान बने रहिए। तो बात कर रहे हैं सुपरटेक के ट्विन टावर की, जो बहुत जल्द गिरने वाला है। 21 अगस्त जो है तारीख तय की गई है और कहा जा रहा है पूरी तैयारी है जो आसपास की सोसाइटी उनको नुकसान ना पहुंचे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कई खास मेहमान बने हुए हैं, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर नोएडा के ट्विन टावर की, जो सुपरटेक बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया, जिससे अब 21 अगस्त को जमींदोज किया जाएगा, यानी ध्वस्त किया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। बहुत बड़ा टावर है ये, 40 मंजिला टावर है और 1 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसके बाद वक्त बीतता गया, तारीख पे तारीख आई, लेकिन अब ये तय हो गया 21 अगस्त को इसे गिराया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, ऐसे और कितने टावर हैं जो नियमों के विरुद्ध हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी और कैसे आप बिना नियम के इतना बड़ा जो बिल्डिंग है वो तैयार कर देते हैं। इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे संवाददाता मुनेंद्र बने हुए हैं। एक बार मुनेंद्र के पास वापस आएंगे। मुनेंद्र, इसके पहले ब्लास्ट की टेस्टिंग की तैयारी करी जा रही थी कि टेस्टिंग होगी, कैसे क्या होगा, हालांकि सारी चीजें कर ली गई हैं। अब सवाल है कितना वक्त लगेगा
इसे जमींदोज करने में, ध्वस्त करने में? मुनेंद्र, अगर बात करें एडिटिव एजेंसी के मार्फत, उन्होंने जो बताया है कि इस टावर को 21 अगस्त को 2:30 बजे गिराना शुरू किया जाएगा। तो पहला ब्लास्ट होगा वो 2:30 बजे किया जाएगा और 32वें फ्लोर पे दोनों टावर्स में विस्फोटक लगाया जाएगा। तो तकरीबन आधा घंटे का समय उन्होंने बताया है कि आधा घंटा 1 घंटे के अंदर ये पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। जो आसपास की सोसाइटी है उनको लेकर क्या कुछ तैयारी है? कहा जाता है पहले सायरन बजेगा और आसपास के जो रहायशी इलाके हैं उन्हें ये कहा गया है कि वो घरों पर रहें, घर से बाहर ना निकलें, आवाजाही जब बंद कर दी जाएगी। क्या कुछ तैयारियां? जी देखिए, जब पहले इसका टेस्टिंग हुआ था ब्लास्ट का तो लोगों को घर के अंदर रहने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी जब ये टावर गिराया जाएगा तो बोला गया है कि आप अपने घरों से बाहर आएंगे, आसपास की सोसाइटी को खाली करा दिया जाएगा और तकरीबन 1 घंटे पहले सायरन बजा के सबको जो भी सोसाइटीज में होंगे उनको भी तकरीबन आधा किलोमीटर की रेडियस से दूर कर दिया जाएगा। तो कोशिश यही है मोदी की कि किसी भी तरीके की जनहानि ना हो, किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। बिल्कुल। डीके त्रिपाठी जी, बिल्डर्स ने तो गलती की और उस गलती खामियाजा है कि अब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है उसे गिराया जा रहा है। जो बायर्स हैं, जो पैसा खर्च करते हैं अपने घरों को खरीदने के लिए, उनकी भी कहीं ना कहीं गलती है जल्दबाजी में, क्योंकि बड़े लोक लुभावने वादे होते हैं इनके, बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स लाते हैं ये बिल्डर्स सोसाइटी को लेकर के हम ऐसी सोसाइटी बनाएंगे, डिजाइन बहुत अच्छा बनाते हैं और एक वक्त तय किया जाता है कि 5 साल बाद बनकर तैयार होगा या 2 साल बाद, और हमेशा देखा गया है कि जो बिल्डिंग जब तैयार होती बनकर हमेशा लेट होता है। बहुत कम ऐसे सोसाइटीज होंगी जो अपने तय समय पर बनी हो। डीके त्रिपाठी जी। जी, आपने सवाल बेहतर किया है। सरकार की नीतियां स्पष्ट नहीं है। सरकार की नीतियों के स्पष्ट न होने के कारण जो बायर्स हैं, जो प्रॉपर्टी लेने वाले लोग हैं, वे कौन लोग हैं? और जो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में काम करने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं वो जाते हैं और वहां पर अपने आशियाने का सपना देखते हैं। सपना देखते हुए वो कुछ 10, 20, 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में। अब सवाल ये है कि ये सारे नियम कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं और उस नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी भी उन्हीं सरकारी संस्थाओं की होती है। अब ये सवाल है कि आखिर में नियम पालन नहीं हुए और जिसके कारण कि ये बड़े बड़े टावर बन जाते हैं और लोग उनके मोहजाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। कर्ज लेकर के, बैंकों से कर्ज लेकर के वो इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद बैंक से कर्ज लेकर के इन्वेस्ट करने के बाद बैंक अपनी EMI लेता है, तो दोहरी मार उनकी पड़ती है। एक तरफ वो बैंक का कर्ज भी दे रहे हैं और दूसरे तरफ किराए के मकान का किराया भी दे रहे हैं और इसके बाद अपना जीवन यापन करते हैं। उनका सपना होता है कि शायद मुझे एक मकान मिल जाए। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय का यह निर्णय जो है जरूर एक मील का पत्थर होगा कि आगे आने वाले समय में कोई भी बिल्डर बिना नियम कानून कायदे का पालन किए हुए कोई बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं करेगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? सवाल यही है। ऐसा लगता नहीं है कि भविष्य में इसका उपयोग वो लोग करेंगे, क्योंकि वे लोग इतने जो है निर्मम है, इतने निष्ठुर हैं, इतने चालाक हैं, इतने पेशेवर हैं कि वो नियमों को धता बताने में उन्हें जरा सा भी संकोच नहीं होता है और तमाम सारे रास्तों से वे फिर एक बार इसी प्रकार की घटना को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। यही हम चाहते हैं। हमारा निवेदन है माननीय न्यायालय से कि ये निर्णय देने के साथ ही एक स्पष्ट निर्णय आदेश आप पारित कर दें कि बिना रजिस्ट्री कराए कोई भी बिल्डर किसी भी
जमीन पर कोई प्रॉपर्टी डेवलप नहीं कर सकता है, और उससे 10% या 20% ही उसके 20% वो लेकर के किसी भी व्यक्ति को उसका अनुबंध कर ले। इसके बाद का सारा पैसा बिल्डिंग में पोजेशन के समय लिया जाए। अगर इस प्रकार का कोई स्पष्ट निर्णय आ जाता है तो देश की जनता के लिए बड़ा अच्छा होगा और ये होना चाहिए। पांडे जी भी इस ओर इशारा कर रहे हैं जी कि शायद न्यायालय के इस निर्णय के बाद लोग चेतेंगे और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा भी हो जाएगी, और इन प्रकार के जो गरीब लोग जो है ठगे जाते हैं उन पर भी लगाम लग सकेगा। बिल्कुल। सतीश जी के पास ही आएंगे। सतीश जी, सवाल ये भी है कि अक्सर हम देखते हैं जो सरकार है कई सारी जो एसेट्स होती हैं उन्हें अटैच कर लेती है, जब्त कर लेती है। अगर ठीक नहीं है, कोई उसमें लापरवाही बरती गई है, अक्सर ईडी को देखते हैं ये कार्रवाई करते हुए। क्या यहाँ ऐसा नहीं हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट इसे जब्त कर लेता और इसे किसी दूसरे काम में लिया जा सकता था? देखिए, हमारे देश में लिखित कानून, जहाँ लिखित कानून होता है वहाँ न्यायालय के विवेकाधिकार का क्षेत्र सीमित होता है। और चूंकि ये भवन जो ट्विन टावर बने हैं सुपरटेक के, ये ट्विन टावर जो बिल्डिंग कोड है उसके नॉर्म के अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में न्यायालय के पास इसके ध्वस्तीकरण का आदेश देना अनिवार्य था। ध्वस्तीकरण तो हो गया, लेकिन मात्र ध्वस्तीकरण से दोषियों को कोई दंड नहीं मिलेगा, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उनकी सेहत पे, क्योंकि ये जो ट्विन टावर प्रोजेक्ट में जो धन लगता है ये धन आवंटियों का होता है, हम ही से पैसा लेकर के चरणबद्ध तरीके से ये बनाया जाता है। और ये जो भवन गिरेगा तो इसका पैसा भी हमारा ही गिरेगा, किसी बिल्डिंग का पैसा नहीं गिरेगा। हम पर्याप्त मात्रा में इंस्टॉलमेंट कटा चुके हैं विद इंटरेस्ट, और आवंटियों को वो ये 12% की राहत कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है ना, बल्कि ये उनके जख्मों पर नमक है। बात आती है कि और कितने अवैध निर्माण हैं मानकों के विपरीत हैं। इंजीनियर साहब की बात, विकास प्राधिकरण के इंजीनियर साहब की बात से मैं 100% सहमत हूं कि इसमें बड़े बड़े खेल होते हैं, बड़े बड़े लोगों का बर्दाश्त होता है। जब निर्माण हो रहा होता है उस समय कोई बोलने टोकने नहीं आता है, और जब निर्माण पूरा हो जाता है तब लोग जो है कि आकर खड़े होते हैं। और वो भी बता दें आपको कि इस ट्विन टावर के खिलाफ सुपरटेक इमराल्ड कोर्ट के निवासियों ने ही याचिका की थी 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बिल्डिंग को अवैध पाया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अवैध पाते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित। ठीक है वायलेशन की बात। सतीश जी, आपको रोकना चाहेंगे माफी के साथ। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, लखनऊ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूपी ब्यूरोक्रेसी में फूटा कोरोना बम। कोरोना की चपेट में तेजी से आ रहे हैं टॉप ब्यूरोक्रेट्स। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम के प्रोग्राम में नहीं जा सके नरेंद्र भूषण। कोरोना की चपेट में तेजी से आ रहे हैं टॉप ब्यूरोक्रेट। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं नरेंद्र भूषण, और सीएम के कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाए हैं। मुख्य सचिव डीएस मिश्रा पहले ही कोरोना पॉजिटिव हैं। उत्तर प्रदेश के बड़े आला अधिकारी कोरोना की चपेट में हैं। नरेंद्र भूषण जो विभाग के प्रमुख सचिव हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से सीएम के प्रोग्राम में नहीं जा पाए हैं।
तो कोरोना जो है अब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें अपनी जद में ले रहा है। मुख्य सचिव डीएस मिश्रा पहले ही से कोरोना पॉजिटिव हैं और इसी खबर पर हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सिंह जुड़ गए हैं। सर, दो बड़े अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए शैलेंद्र जी, ये कोरोना का जो बम फूटा है उत्तर प्रदेश में, ये अभी तक तो जो खबरें आ रही है, पहले चीफ सेक्रेटरी स्वयं को कोरोना पॉजिटिव हुई है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि जितने भी लोग हमारे संपर्क में आए हैं वो सब अपनी कोरोना जांच करा लें और जिन पॉजिटिव होते हैं वो अपने घरों पर आराम करें। ये सूचना तो पहले चीफ सेक्रेटरी ट्वीट के बाद आज तो इन्होंने ट्वीट तो नहीं किया, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इनको गोरखपुर जाना था। मुख्यमंत्री चूंकि आज गोरखपुर में दो दिवसीय प्रवास पे, लेकिन जब इन्होंने जांच कराई तो ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये भी जब तक नेगेटिव नहीं हो तब तक इनको घर पे रहने की सलाह डॉक्टर ने दी है। तो कोरोना धीरे धीरे आम आदमी की जगह आम आदमी तो खड़ी रहा, अफसरों को भी नहीं छोड़ रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी में इसको लेकर काफी हड़कंप भी है साले। सर, अब ये भी है कि जो इनके संपर्क में रहे हैं, चाहे वो बाकी अधिकारी हों, उनके लिए भी चिंता का विषय है। उनको भी अपनी टेस्टिंग करानी चाहिए और अगर टेस्टिंग कराई जाती है तो कह सकते हैं और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। सर, निश्चित तौर पर आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि ये कोरोना अब लगता है उत्तर प्रदेश में फिर से पांव पसार रहा है। इस पे रोकना और जो कोरोना के नियमों को फिर से कड़ाई से लागू कर देना चाहिए, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ रहा है, चाहे आम आदमी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे आईपीएस हो। कई लोग इसके पहले भी कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इस पे तुरंत जो इनका प्रोटोकॉल होता है उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ दिनों के लिए पुनः लगाने की जरूरत है। बिल्कुल, और उसका पालन जो हो सख्ती से भी हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कहा जरूर जाता है, अपील भी की जाती है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करें, लेकिन ऐसा जमीन पर नजर आना बंद हो गया। मास्क लोग भूल गए। सर, मेरा मानना है कि शैलेंद्र जी, इस पे पूरे स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव स्वयं कोरोना पॉजिटिव हुए तो प्रमुख सचिव को इस पे दिशा निर्देश जारी करना चाहिए और इस पे तुरंत कोरोना प्रोटोकॉल लागू किया जाए, कड़ाई से पालन करें जब तक समूल कोरोना का विनाश नहीं होता था। सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और हम बात कर रहे थे जो ट्विन टावर है उसे ध्वस्त किया जा रहा है, 21 अगस्त की तारीख तय की गई, इसी पर बात कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज हमारे बच्चों की आंखों में एक सपना है, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाना है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर दिल्ली के बच्चे एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 4 अगस्त को दिल्ली के बच्चे बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं सुपरटेक के ट्विन टावर की, जिसे 21 अगस्त को गिराया जाएगा। कई सारे नियमों को अनदेखी करके इसे बनाया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला
सुनाया है। इसी पर बात कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान बने हुए हैं, वापस आएंगे सतीश पांडे जी के पास। सतीश पांडे जी ब्रेक से पहले अपनी बात नहीं पूरी कर पाए थे, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी कीजिए। सतीश जी। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि और कितने इस तरह के मानकों के विपरीत निर्माण हैं। विकास प्राधिकरण के इंजीनियर साहब की बात से मैं सहमत हूं। इसमें व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप होता है, उच्च प्राधिकारी या ऊपर से हस्तक्षेप होता है और उन्हीं के संरक्षण और सह पर इस तरह के निर्माण कार्य होते हैं। तमाम भवन है जो कि रिहायशी उनमें व्यवसायिक गतिविधियां करती हैं। यहां तक कि जो रिहायशी इलाके या जो कॉलोनियां को विकास प्राधिकरण विकास परिषद द्वारा बनाई गई हैं, जहां मार्केट प्लेस बाकायदे चिन्हित हैं कि मार्केट प्लेस वही होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कॉलोनियों में भी रिहायशी आवासों में व्यवसायिक गतिविधियां के लिए एक मानक है। हमारे बिल्डिंग कोड में एक मानक है कि कहाँ व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी, वहां सड़क की चौड़ाई क्या होगी, पार्किंग की सुविधा क्या होगी, बाकी मूलभूत सुविधाएं क्या होंगी। लेकिन तमाम आप चले जाइए कहीं भी, किसी भी इलाके में, किसी भी क्षेत्र में, रिहायशी इलाकों में आपको जो है व्यवसायिक दुकानें मिल जाएंगी, चाहे बड़ी कॉलोनी हो छोटी कॉलोनी। अनप्लान्ड पुराने मोहल्ले में तो समझ में आता है, लेकिन जो वेल प्लान्ड कॉलोनी है, जिनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मार्केट का प्रावधान किया गया है, यदि उन कॉलोनियों में भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं और खुलेआम चल रही हैं, सबकी निगाहों से चल रही, ये सामने चल रही हैं, हर एक प्राधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं। यातायात जाम की समस्या आपको होती है और ट्रैफिक जाम से पर्यावरण प्रदूषण भी प्रभावित होता है। हमारा वाहन जितना देर तक ट्रैफिक जाम में फंसा रहेगा उतना ही अधिक प्रदूषणकारी। जब हम बात करते हैं पार्किंग की, तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें आप देखिए बेसमेंट में दुकान, जो पार्किंग का इन्होंने अपना स्थान चिन्हित किया हुआ है बेसमेंट में पार्किंग न होकर के 2, 4, 10 दुकानें और बढ़ा देते। ग्राहक मजबूरी में अपना वाहन सड़क पे खड़ा करता है, जिससे यातायात प्रभावित होता है। बिल्कुल, यातायात प्रभावित होता है, ट्रैफिक लगता है, पोल्यूशन भी बढ़ता है, तो पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। एक तो उसका ईंधन ज्यादा खर्चा होता है उस रास्ते से गुजरने में, दूसरा कि जो प्रशासन का जो समय भी खराब होता है, टाइम भी किल होता है। अगर आप समय से आपको दफ्तर जाना हो तो उसमें देरी हो जाती है, किसी को इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना हो उसको देरी होती है, कई सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। और शुरुआत कहां से होती है, जैसे आपने बहुत अच्छा कहा, कॉम्प्लेक्स के नीचे जो बेसमेंट होता है वो पार्किंग के लिए होना चाहिए और पार्किंग में ना होकर वहां दुकानें बना दी जाती है। अपना फायदा उठाने के लिए जो कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं, बिल्डर्स हैं, वो बाकी चीजों की अनदेखी करते हैं, उनका साथ देते हैं ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं। डीके त्रिपाठी जी के पास आएंगे, समय चूंकि कम है। डीके त्रिपाठी जी, ये माने कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं इनके जो कर्मचारी हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, एक पीयू से लेकर बाबू तक, बाबू से लेकर आलाधिकारी तक, सब कहीं ना कहीं इसका हिस्सा हैं। क्योंकि कई वाक्य, कई घटनाएं मेरे सामने खुद भी आई हैं। कुछ लोगों को अगर शिकायत हुई है, पड़ोस में निर्माण कार्य हो रहा है किसी बिल्डिंग का, उसकी शिकायत लेकर अगर वो अथॉरिटी के पास पहुंचता है, विकास प्राधिकरण पहुंचता है, तो जब वो उसकी शिकायत लेकर पहुंचता है तो वहां से उसको फोन कर दिया जाता है, जो अधिकारी है, इंजीनियर है, बाबू है, कि आपकी शिकायत आई है, और फिर जो बिल्डर्स है वो उसको मैनेज करने में लग जाता है। त्रिपाठी जी, सही कह रहे हैं सर। एक ये बहुत बड़ी समस्या हमारे पूरे प्रदेश में है। हम और जिलों की क्या बात करें, हम लखनऊ की बात को ले लें एक उदाहरण के रूप में, तो आप देखेंगे कि गोमती नगर में जो पहले रिहायशी कॉलोनी बसाई गई थी, उन सभी कॉलोनियों में पत्रकारपुरम भी था। पत्रकारपुरम एक रिहायशी कॉलोनी है
लेकिन रोड पे सारी दुकानें खुल गई हैं। आखिर किसने उनको परमिशन दिया दुकान खोलने के लिए? सवाल नंबर 1। आपने कहा कि छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक इसमें लिप्त हैं, संलिप्तता उनकी है। मैं आपके बात को आंशिक रूप से समझता हूं, सही है। जब तक एलडीए का कोई बड़ा अधिकारी, वीसी, एलडीए उपाध्यक्ष या फिर एलडीए का कोई सचिव दमदार तरीके से अगर नियम कानून बना करके अडिग हो जाए तो कोई कारण नहीं है कि छोटा अधिकारी किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण किसी भी आवंटी को दे सके। हाँ, दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ नियम और कानून का होता ही नहीं। नियमों में ऐसे लूप होल छोड़ दिए जाते हैं कि उसका सहारा और उसकी सहायता से लोग जो है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे जाते हैं। इसमें एलडीए और सरकार विवश हो जाती है, मकान गिराने, दुकान गिराने और तमाम सारे चीजों के लिए। आए दिन आप देखते होंगे कि सड़कों पर पांडे जी की गाड़ी उठा ली गई, ठीक है। अब पांडे जी बेचारे क्या करें? गए थे सामान खरीदने बाहर, गाड़ी खड़ी थी, उठा ली गई। सवाल यह है कि वो गाड़ी उठाने का उन्हें हक ही नहीं है, नियम कानून की जानकारी ही नहीं है। यदि वहां 100 मीटर के रेंज में यदि किसी एलडीए का कोई जो है स्टैंड नहीं है तो उन्हें गाड़ी उठाने का नगर निगम को अधिकार नहीं। सवाल है कि हम नियमों को भी जानते नहीं है। नियमों के जानने की जरूरत बहुत ज्यादा है। सामान्य जन को नियम की जानकारी हो, पहला। दूसरा, अधिकारी और कर्मचारी से ज्यादा जिम्मेदारी उन अधिकारियों का है। बिल्कुल जिनके त्रिपाठी जी, सवाल ये भी है कि जैसा आपने वीसी का जिक्र किया, जो नगर आयुक्त होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि शहर का विजिट करें। शहर का जो मैप आपके ऑफिस में है उस मैप के भरोसे मत रहिए। शहर निरंतर बदल रहा है, विकास डेली हो रहा है। विकास तो हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती कभी शहर भ्रमण भी कर लें, एसी कमरे में ना बैठें। क्योंकि सोसाइटी नियम भी होते हैं विकास के कि अगर कोई सोसाइटी है वहां पार्क होना चाहिए। अब पार्क को भी लोग जो है उसका इस्तेमाल जिस चीज के लिए होना चाहिए उस चीज के लिए भी नहीं हो रहा है। त्रिपाठी जी, जो विकास है वो एक प्रकार से ह्यूमन पोल्यूशन है। ये भी हमारी जनसंख्या का जो असमान वितरण है। एक तरफ आप बड़ी बड़ी कॉलोनियां डेवलप करते हैं, एलडीए की जिम्मेदारी है कि एक भी कॉलोनी नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर की नहीं होनी चाहिए। एक भी कॉलोनी में ऐसी ना हो जहां पे आवश्यक सुविधाओं की अनदेखी हो। आखिर वो भी सामान्य शहरी हैं, वो भी सामान्य नागरिक हैं, उनके भी वोट का वही कीमत है जो हमारे वोट का है। तो फिर आखिर डेवलपमेंट गोमती नगर में हो और इंदिरा नगर में ना हो, खड़गापुर में ना हो या फिर विकास नगर के सुदूर एरिया में ना हो, ये बड़ा ही नाजायज है। पूरे प्लान को तरीके से पूरे देश के या शहर के सभी व्यक्तियों को समान अवसर, समान सुविधाओं के मिलने की जरूरत महसूस की जा रही है और इस पर एलडीए और नगर निगम को बहुत ही गंभीरता से काम करना चाहिए। बिल्कुल। और जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, रेजिडेंशियल एरियाज जो है उनको कमर्शियल जो किया जा रहा है धीमे धीमे, उस पर भी ध्यान देना होगा अथॉरिटी को कि वॉच करे और जो नियम का पालन नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। समय कम है, मुनेंद्र के पास एक रिएक्शन ले लेते हैं। मुनेंद्र, 21 अगस्त की तारीख है। अब सवाल ये, बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार भी है, कुछ लोगों में उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है और कुछ लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है। आसपास के जो लोग हैं, क्या रिएक्शंस हैं इस वक्त जो आसपास के लोग हैं? मुनेंद्र, बिल्कुल आसपास के जो लोग हैं पूरी तरीके से अभी डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अभी भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं है कि ये जो बिल्डिंग गिरेगी तो उनके टावर्स पे कोई दिक्कत नहीं आएगी या उनके फ्लैट्स पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तक उनके जो भी अपोनेंट से जो भी उनकी जो बातचीत हमारी उनसे हुई है, उसमें एक बार भी अभी ये नहीं लगा कि वो इससे डरे हुए नहीं है या उन्हें कोई इससे दिक्कत नहीं है। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि अगर बिल्डिंग गिरी तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके फ्लैट पे कोई दिक्कत हो या उनकी सोसाइटी पे कोई दिक्कत हो। बिल्कुल डर भी है लोगों में और इंतजार भी है कब ये गिरेगा। फिलहाल समय कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सुपरटेक के ट्विन टावर की, जिसकी जो तारीख है 21 अगस्त है इसे गिराए जाने की। एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसका फैसला सुनाया गया था। एक लंबा वक्त हुआ, तारीखें आई ब्लास्ट करने की, गिराने की, लेकिन वो तारीखें बढ़ती गईं। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि जो बाकी
जो टावर बड़े बड़े बने हैं, जो नियम के विरुद्ध बने हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि अथॉरिटी जो है उसकी जिम्मेदारी यहां बहुत अहम हो जाती है। अब ऐसे और कितने टावर, ऐसी बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी जिन्हें नियम के विरुद्ध बनाया गया है, क्या उन पर अब कार्रवाई होगी? फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का, तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए। छत्रपों में सेंधमारी 2024 की तैयारी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Class 12th ISC board result for 2022 is declared. Here are the initial response of City Montessori School high scorer hot off the CMS multimedia post results. Out of 18 ISC national toppers 2022, scoring 399 marks out of total of 400 marks, which is 99.75%, 7 are from Uttar Pradesh. 5 are from Lucknow, out of which 4 students are from CMS. Heartiest congratulations to both of you. What's your good name? Mohammad Kaif Khan. What's your good name, dear? Astha. Astha. So, you how was this? How much was the percentage? 99.25. 99.25, and yours? 99.5. Would you like to say something, Astha?
started, and it's all thanks to my parents and teachers. Thank you so much. My name is Nilanjana Prakash. I'm from Mahanagar branch. I would like to say is that the most important thing is not what you actually study. It is actually, to maintain the momentum and to go on with that, continuing with that, and basically like maintaining the momentum. Along with that, you should actually, the presence of mind during the examination is actually more important, like what I have experienced. You just tell me. 99. Oh my God, beyond my guessing. So CMS teachers and CMS way of teaching, that really helped you. Yeah, I think that is the main thing that helped me achieve like 98 ke upar lana. That was their doing. Then after that, I would say that my hard work worked a lot. Teachers were very fast with dealing with everything that we had left behind, and then they were covering it up, and then they were going on with the new things at the same time and at the same pace. And actually, we were a bit ahead always. So it wasn't very scary when we had our teachers with us. And I think after giving this online teaching, CMS really showed the world that nothing is impossible.